तो जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 का हमारे अतीतों की जो इतिहास का है उसका नोट्स को रिव्यू करने के लिए। तो सबसे पहले मैं किताब को अपना नोट्स को रिव्यू कर देता हूँ ताकि आप लोग के पास किताब ना हो तो भी आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ चैप्टर 2 का ये रिव्यू, इससे पहले कि मैं सारा वीडियो का रिव्यू कर चुका हूँ और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो लिखा हुआ नए राज्य एवं उनके राज्य, नए राजा और राज्य। इसमें इस चैप्टर में ये बताया गया है किस तरह से नए राज्य बनते थे। तो इसके नोट्स आप पढ़ेंगे तो आप लोग बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले इसको मैं रिव्यू करता हूँ ताकि आप लोग इसे पढ़ सकेंगे। यहाँ लिखा नए राज्यों का उदय किस तरह से हुआ ये बताऊंगा। फिर राज्य प्रशासन व्यवस्था किस तरह से ये भी बताऊंगा आप लोग को नोट्स में ये होगा। प्रशस्तियाँ एवं भू अनुदान ये भी आप लोग पढ़ने को इसमें मिलेगा। फिर आप लोग इसको देख सकते हैं ताकि पॉज करके दिखा से देखिए मैं किस तरह से अंडरलाइन भी किया हूँ। तो इस तरह से पढ़ते हुए अंडरलाइन करते हुए आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे। धन के लिए भी यूज होता था। फिर आगे ये भी देखेंगे आप, मंदिर का भी देखेंगे, काला एवं चोल राज्य एवं नज़दीकी एक नज़र देखिएगा। फिर उसके बाद कृषि सिंचाई है और उसके बाद ये है भूमि के प्रकार हैं। फिर यहाँ पर ये चैप्टर हो जाती है खत्म। तो इस तरह से तो चलिए मैं इस नोट्स को मैं रिव्यू करता हूँ अपने बोर्ड पर। तो जय हिंद दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपने बोर्ड पर और चलिए यहाँ पर इस नोट्स को रिव्यू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैं बताया हूँ किताब में कि आज हिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 7 है ये, और चैप्टर 2 का नोट्स होने वाला है क्योंकि इससे मैं जितना वीडियो अपलोड किया उससे पहले का क्लास 6 का मैंने हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया हूँ नोट्स ऑलरेडी, जो कि मेरा हैंड रिटन नोट्स है और ये भी मेरा हैंड रिटन नोट्स है। बस उसी को मैंने हैंड रिटन नोट्स को ही मैंने बोर्ड पर रख दिया है। और इससे पहले कि अगर आप 6 क्लास से देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब को प्लेलिस्ट में जाइए और एनसीईआरटी क्लास 6 का नोट्स देखिए हिस्ट्री का है जो कि। तो इस चैप्टर में बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 7 है। तो नए राज्य एवं राजा, तो नया राज्य उसका राजा कैसा था ये जानेंगे, जिसमें पहला है नए राजवंशों का उदय, दूसरा टॉपिक है राज्यों में प्रशासन, फिर है प्रशस्तियाँ एवं भूमि अनुदान, फिर एक धन के लिए युद्ध होता है, फिर चोल राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नए राजवंशों का उदय कैसे, मतलब नया राजा कैसे बनता था। तो इसमें है राजा के अधीन सामंत वर्ग से उम्मीद की जाती थी कि, मतलब जो राजा था उसके सामंत वर्ग था उससे उम्मीद की जाती थी कि तो उसके लिए उपहार लाएं और हाजिरी भी लगाएं एवं सैन्य शक्ति भी प्रदान करें, मतलब उसका सुरक्षा भी करें। परंतु अधिक सत्ता हासिल करने पर, मतलब सामंत जो था उसको अधिक सत्ता हासिल हो जाने के बाद वो स्वयं को महासमंत एवं महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडलों का महास्वामी घोषित कर लेता था। तो ये इस तरह से नया राजा बनता था। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक है अगला टॉपिक यहाँ से हो जाएगा जो कि राज्यों का प्रशासन है। तो चलिए इसको समझते हैं, राज्य का प्रशासन किस तरह से था। तो इसमें कुछ वर्ग था, फिर सामंत था, वर्ग में हो जाएगा सामंत, और उपाधियाँ, फिर न्यायाधिकारी, फिर व्यापारी, फिर ब्राह्मण। और इसमें और इधर देखिए और कर के रूप में, मतलब चोल काल का व्यवस्था, जैसे वेट्टी था जो कि इसे जबरन श्रम के रूप में इसे लिया था वेट्टी। और कदमाई किसे कहते थे, तो भू राजस्व को, जो भूमि पर लिया गया राजस्व को कहते हैं भू राजस्व कहते हैं। उसके बाद धन के लिए युद्ध, तो राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन था। 18वीं शताब्दी के मध्य में यह दंतीदुर्ग के अधीन हो गया, ये राष्ट्रकूट था। उसके बाद हिरण्यगर्भ अर्थात ये है, इसका अर्थ होता है कि सोने का गर्भ, सोने का अनुष्ठान होता है। इसमें ब्राह्मण द्वारा संपन्न कर जन्म से ही क्षत्रिय न होने पर भी इस अनुष्ठान से क्षत्रिय बना, मतलब मान लीजिए कोई क्षत्रिय नहीं है लेकिन इस अनुष्ठान द्वारा वो जन्म से न होने के बावजूद उसका क्षत्रिय बन सकता है इस अनुष्ठान के लेकर। उसके बाद है प्रशस्तियाँ एवं भूमि अनुदान। तो सबसे पहले समझते हैं प्रशस्तियाँ, मतलब प्रशंसा करना, प्रशस्तियाँ का मतलब प्रशंसा करना। और प्रतिहार नरेश द्वारा नागभट्ट के कामों को वर्णन किया गया है। इसमें जो है ना प्रशस्तियाँ में प्रतिहार नरेश के द्वारा नागभट्ट के कार्यों की चर्चा किया गया है। उसके बाद है भूमि अनुदान, तो इससे भूमि अनुदान है। इसके बाद तो राजा द्वारा ब्राह्मण को दिया गया भूमि को भूमि अनुदान कहते हैं। जो राजा द्वारा किसी ब्राह्मण को देते थे ना, उसी तरह से जो अभी भी मिलता है ब्राह्मण को, लेकिन उस समय भूमि मिलता था, उसी को बोलते हैं भूमि अनुदान। उसके बाद इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा, भूमि अनुदान का उल्लेख मिलेगा ताम्र पत्र पर उल्लेखित है इसका। तो ये है आगे के नोट्स। तो यहाँ से कदम्बरी मयूर शर्मन गुर्जर प्रतिहार ब्राह्मण थे, यानी परंपरागत पेशे त्याग कर शस्त्र अपनाकर कर्नाटक और राजस्थान में
राज स्थापित कर दिया। मतलब ये कदम्बरी मयूर शर्मन गुर्जर प्रतिहार थे जो अपनी परंपरागत पेशों को त्याग दिए और शस्त्र उठा लिए और कर्नाटक और राजस्थान में अपनी राज्य स्थापित कर लिए। फिर आगे समझते हैं वांछनीय क्षेत्र। तो वांछनीय क्षेत्र में गंगा घाटी में कन्नौज नगर के गुर्जर प्रतिहार, इधर चाहते थे राष्ट्रकूट और ये पल्लव वंश, और तीनों ने नियंत्रण के लिए आपस में लड़ाई करते थे और इस लड़ाई को इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष कहा। इस लड़ाई को इतिहासकार ने त्रिपक्षीय संघर्ष कहा। फिर आगे समझते चौहान वंश, जिसको चौहान वंश भी कहते हैं। तो त्राइन का युद्ध हुआ था। त्राइन का युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गौरी के बीच हुआ था। महमूद गौरी के, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय हो गए। फिर 1191 में फिर से लड़ाई मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कर दी गई। क्या कि धोखा इसके साथ भी हुआ था और इसकी बहुत बड़ी कहानी है, आगे की बुक में हम लोग पढ़ेंगे। आगे समझते हैं तो अफगानिस्तान का सुल्तान, उस समय अफगानिस्तान का सुल्तान मोहम्मद गजनी था, जो 997 से लेकर 1030 तक शासन किया था। और उसका विस्तार, मोहम्मद गजनी का विस्तार मध्य एशिया के भाग, ईरान और उपमहाद्वीप की पश्चिमी तक था। और इसने भारत में भी आया और इसने लूटा। तो लूटा किसको? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को, जो कि अभी दमन में है, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, उसको लूटा। फिर समझते हैं उपमहाद्वीप की लेखा जोखा। उपमहाद्वीप के लेखा जोखा अल बरूनी करते थे, जिसका पुस्तक का नाम है अल हिंद। इस पुस्तक का नाम है अल हिंद। फिर चलते हैं चोल वंश की ओर। तो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा राज थे। 995 में राजा बने ये, 985 में ये राजा बने और इसमें साम्राज्य का पुनर्गठन किया। और चोल वंश के राजा 985 में राजा बने और उसने राज्य का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन मतलब फिर से निर्माण कराया, उसमें सब बदलाव भी किया और इसने साम्राज्य का पुनर्गठन किया। और इसके पुत्र राजेंद्र ने एक जल सेना का तैयारी किया। मतलब राजा राज का पुत्र राजेंद्र था, जिसने जल सेना बनाई।